हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे सी इंटरवल दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 जो आईसीआई के हिसाब से चैप्टर नंबर 11 है। आईसीआई चैप्टर 11 नहीं ना, हाँ चैप्टर नंबर 11 है आईसीआई के हिसाब से। अपनी अपनी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 रखा है। आईसीआई तो पागल है, कैसे चैप्टर कहीं भी पटक देती है। हट लास्ट में पढ़ने वाला चैप्टर था क्या, छोड़ो। चैप्टर नंबर 2 अपनी बुक के हिसाब से एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडियंस एंगेजमेंट का फास्ट ट्रैक से फटाफट मैराथन वाला रिवीजन होगा सर, बहुत जल्दी जल्दी होगा। देखो यार समझेंगे, थोड़ा बहुत याद तो करेंगे, याद वाला रहेगा, समझेंगे, पर थोड़ा जल्दी होगा यार। मैराथन वाला रिवीजन टाइप है ये वाला, तो ठीक है ना रिवीजन। सर हमको धीरे धीरे ऐसा ऐसा पढ़ना। अरे सर तो क्यों टेंशन लेते हो, आपके लिए तो हम यूं ही सेवा में ही तो बैठे हैं। हम आपकी बिल्कुल एनजीओ चला रहा हूं मैं तो सच्ची, तो आपके लिए फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे अवेलेबल है। हाँ जी, फ्री वाला वर्ड दिख रहा है ना, फ्री वाला वर्ड है आपके लिए। तो फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसमें ऐसा अपन ने आराम से कराया है, जिसके अंदर अच्छी चीज है, अपन ने अंडरस्टैंडिंग समझाया तो है, साथ में रट्टाफिकेशन भी है सर, याद भी कराया है। आहा, क्योंकि जब तक एग्जैक्ट नहीं लिखोगे तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो रट्टाफिकेशन वाली जिम्मेदारी भी मैंने वहां पे ली है वहां पे, ठीक है ना। क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों कवर है, अंडरस्टैंडिंग रट्टाफिकेशन दोनों कवर है। ओनली 48 आवर्स में, अगर आपने अभी तक ऑडिट अच्छे से नहीं करी, ओनली 48 आवर्स में आप अभी भी कर सकते हो। मैक्सिमम चैप्टर यूट्यूब पे अवेलेबल है, पर मैंने कहा था कुछ बड़े चैप्टर जो घास काटना हो जाएगा यूट्यूब पर डाले तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन लेना होगा आपका। अरे कुछ नहीं है, वो फ्री है आपके लिए। एडमिन फीस जो लगती है सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन मेरे 500-1000 रुपए समथिंग है, ऐसा कुछ लगेगा, वो आपको लेना पड़ेगा केवल अभी वाले अटेम्प्ट के लिए। भाई एडमिन कॉस्ट भी मुझे लग रहा है मेरी हाई आने वाली है अभी तो, हालांकि तो वो अभी वाले तो चलो ठीक है, एक बार मैंने कमिट कर दिया इस वजह से, बाद में बढ़ेगा ठीक है। फिर भी मैं मोस्टली एडमिन कोर्स टाइप पे रखूंगा, टेंशन ना लो, पर बाद में शायद थोड़ा बढ़ा दूं। अभी ठीक है, चलो आपको चाहिए तो आप ले लेना यूट्यूब पे मैक्सिमम चैप्टर, और बाकी अवेलेबल बाकी है। मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो इसमें अपन कवर करेंगे सर SQC1 ऐसे 210 एंड ऐसे 220। तो अपन इसको ना फटाफट से निपटाएंगे, मैराथन वाला रिवीजन, ठीक है सर। किस बुक से होगा, अपनी जो प्यारी सी बुक नहीं थी सर, बहुत ही प्यारी बुक, ओनली 280 पेजेस, ओनली 280 पेजेस के अंदर क्वेश्चन भी करे है, कॉन्सेप्ट भी है, दोनों है 280 पेजेस के अंदर। इसके अलावा कहीं नहीं जाना, पूरी चार्ट टेबुलर कलरफुल फॉर्मेट में आपको दिख रही होगी। ये देखो ये पूरा हो गया, पूरा टेबुलर फॉर्मेट में पूरा जमाया है। ऐसे तो पागल है, क्वेश्चन भी यही हो गया, कॉन्सेप्ट भी यही हो गया। ये देखो क्वेश्चन, उसके अलावा यहाँ पे ये हो गया, उसके अलावा याद करने की जो ट्रिक होती है ना, ट्रिक भी यहाँ पे ही दे दी। इससे बेस्ट बुक हो ही नहीं सकती आपके लिए कोई, मतलब यार। सीए इंटर के लिए तो मैंने हालांकि लेट निकाली थी, सीए फाइनल का अगर आपका कोई सीनियर उनसे पूछना उन टाइप के लिए पता पड़ेगा आपको, इससे बेस्ट बुक हो सकती है क्या कोई। चलो तो एथिक्स से शुरू करते हैं सर। एथिक्स क्या होता है, अरे सर फास्ट ट्रैक है क्या, हर कुछ चीजें पढ़ा, मतलब फास्ट मतलब सर मैराथन डिवीजन है आपके, हर कुछ पढ़ा रहे हो इसके अंदर, पढ़ा देते हल्का फुल्का। एथिक्स का नॉर्मल होता है, कट कर दो, मतलब ज्यादा एग्जाम टाइम में गोलना बोलना मत। कुल मिला के पर्सन के कुछ मॉरल वैल्यूज, पर्सन के जो बिहेवियर उसको फॉलो करने होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्टैंडर्ड ध्यान में रखने पड़ते हैं, वो होता है एथिक्स सर। कुछ मॉरल प्रिंसिपल, कुछ पर्सन के बिहेवियर, कुछ भी काम करते ध्यान में रखने पड़ते हैं, वो होता है कुल मिला के एथिक्स। ये माइंड के अंदर होना चाहिए, साइंस होती है एक तरह की, मोरल साइंस मान लो इसको, माइंड के अंदर होना चाहिए, स्टेट ऑफ माइंड के अंदर होना चाहिए। कुछ साइंस ऑफ मोरल साइंस होती है, वो ध्यान में रखना चाहिए आपको, ठीक है ना। एथिक्स की जरूरत क्या होती है भाई, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप हर कहीं पे साइन कर रहे हो, और वो जो आपने साइन करा ना, गवर्नमेंट उस पर रिलाई करेगी, बैंकर उस पर रिलाई करेगा, शेयर होल्डर उस पर रिलाई करेगा। अब हर कहीं पे साइन कर दोगे आप, गंदी गंदी रिश्वत लेके साइन कर दोगे आप, ऐसे करोगे आप नहीं कर सकते आप ऐसे। तो इस वजह से ऑडिटिंग प्रोफेशनल, क्योंकि उसकी इज्जत होती है, गवर्नमेंट क्लाइंट वगैरह सब आप पे रिलाई करते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस यूजर का बना रहे, इसलिए एक एथिक्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है ना। कोई भी अगर आपने आईसीआई ने निकाले हुए फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड एथिक्स, आईसीआई ने निकाले हुए सीए फाइनल में आएगा, ठीक है ना। कोई भी डेविएशन करा, वो एथिक्स आपने फॉलो नहीं करे, तो आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन, फाइन लगा देंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे आपकी मेंबरशिप वगैरह। अब जो एथिक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, एक रूल बेस्ड अप्रोच। अच्छे कौन से होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच के अंदर एग्जैक्ट जो लिख दिया वो का वही करना है, क्वेश्चन आया हुआ देख लेना, एग्जैक्ट जो लिखना है वो का वही, एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है वो का वही करना है, कि ये जो लिखा है उससे कहीं टस से मस नहीं होना है, एग्जैक्ट जो लिखा है वो का वही करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जो भी रूल्स बनाए हुए हैं वो नैरो बेसिस हो गया, कि मतलब जो लिखा है वो का वही करना है। भाई कहीं गलती हो गई लिखने के अंदर, उसका गलत इंटरप्रिटेशन निकल गया तो वो तो सामने वाला बोल देगा जो लिखा है वही फॉलो करा, तो इसलिए गलत होता है। इसका वो नैरो आउटलुक होता है। स्पिरिट ऑफ एथिक्स ओवरलुक हो जाती है, स्पिरिट जो उसकी आत्मा है ना, एथिक्स की आत्मा, वो ओवरलुक हो जाती है। कहीं पे लिखा है कि आपको क्लाइंट से ब्राइब नहीं लेनी, क्लाइंट से ब्राइब नहीं लेनी, ये लिखा हुआ है एथिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रूल बेस। आपने क्लाइंट से नहीं ली, क्लाइंट ने क्या करा, ठीक है मैं मेरे बच्चे को पैसे देता हूं, मेरा बच्चा आपको ब्राइब दे देगा, ठीक है ना। क्लाइंट मेरा बच्चा थोड़ा ना क्लाइंट है, क्लाइंट तो मैं हूं, तो ये चलेगा क्या, ऐसे तो चलेगा, क्योंकि आपने वहां पे क्या लिखा है कि क्लाइंट से ब्राइब नहीं लेनी, पर यहाँ पे क्लाइंट के बच्चे से ब्राइब तो कहीं नहीं, मना ही नहीं करा कहीं पे, पर ये गलत नहीं हो गया। तो इसलिए जो आत्मा थी ना बनाने का, जो मेन मकसद, वो फेल हो गया। एथिक्स ओवरलुक है, स्पिरिट ऑफ एथिक्स जो उसकी आत्मा एथिक्स की, वो ओवरलुक हो गई है भाई साहब इधर से। तो इसीलिए ये स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, थोड़ा खराब होते हैं।
इसके अंदर स्पिरिट ऑफ एथिक्स फॉलो करो कि एथिक्स बनाए क्या सोच के, तो पूरी आत्मा फॉलो करो, स्पिरिट ऑफ एथिक्स फॉलो करो। प्रोफेशनल जजमेंट लगाओ, प्रोफेशनल जजमेंट लगाओ, नॉलेज स्किल एक्सरसाइज करो, नॉलेज स्किल और एक्सपर्टाइज लगाओ, नॉलेज स्किल एंड एक्सपर्टाइज लगाओ इसमें, ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ कोड, अगर आपको स्पिरिट आत्मा फॉलो करनी है तो प्रिंसिपल बेस हमेशा फॉलो करना है, हमेशा अच्छी ही रहती है। फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? आईपीसीसीओ, 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 आपके पहले जो अभी सीए इंटर होता है ना, उसका पहले नाम था आईपीसीसी, तो आईपीसीसीओ, 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 फंडामेंटल प्रिंसिपल आईपीसीसीओ। इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कंपिटेंस। इंटीग्रिटी, आईपीसीसी, आई से इंटीग्रिटी, पी से प्रोफेशनल बिहेवियर, सी से कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियलिटी, सी से कॉम्पिटेंस, सी से कॉन्फिडेंशियलिटी, सी से कॉम्पिटेंस, ठीक है ना। तो आईपीसीसी इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कॉम्पिटेंस, आईपीसीसी ओ से ऑब्जेक्टिविटी, ओ से ऑब्जेक्टिविटी, ओ से ऑब्जेक्टिविटी, ओ से ऑब्जेक्टिविटी, आईपीसीसी इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कॉम्पिटेंसी, ओ से ऑब्जेक्टिविटी, ओ से ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है ना। तो इंटीग्रिटी मतलब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट रहना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट रहना है, आपको ट्रूथफुलनेस, आपको बिल्कुल ट्रूथ रहना है कि कहीं पे भी आपको लग रहा है कि यार ये गलत रिपोर्ट है, गलत रिपोर्ट है, यहाँ पे साफ ये मेरे को गलत चीज पे साइन करवाना चाह रहा है, उससे एसोसिएट ही मत हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट रहो कि तेरी गलत रिपोर्ट है, गलत काम करता है तेरे साथ में, तेरे साथ काम नहीं करूंगा। एसोसिएट नहीं होना उस रिपोर्ट रिटर्न से जो आपको पहले से पता है वो गलत है। प्रोफेशनल बिहेवियर, आपको बिल्कुल लो रेगुलेशन, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, आपको बिहेवियर अच्छा रखना है, आपको इंस्टीट्यूट की कहीं पे रेपुटेशन डाउन नहीं करनी, इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन डाउन नहीं करनी। तो लो रेगुलेशन, आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना है, कुछ भी ऐसा काम मत करो जिससे डिस्क्रेडिट हो प्रोफेशन की इज्जत खराब हो। कॉन्फिडेंशियलिटी, आपको कभी भी ऐसा नहीं कि आपके क्लाइंट का डाटा थर्ड पार्टी को लीक कर रहे हो, प्रोवाइडेड आपको 3 केस के अंदर अलाउ होता है कि जब आप क्लाइंट का डाटा थर्ड पार्टी को बता सकते हो। क्या केस होते हैं? लो एंड रेगुलेशन खुद बोल रहा है बता दो, लो एंड रेगुलेशन खुद चिल्ला चिल्ला के मांग रहा है बता दो, क्लाइंट भी अलाउ कर रहा है, लो भी अलाउ कर रहा है। एक तो लो एंड रेगुलेशन जबरदस्ती मांग रहा है आपसे कि भाई लो रेगुलेशन ने कुछ बोल दिया तो करना ही करना है, फिर तो क्लाइंट भी अलाउ कर रहा है, लो भी अलाउ कर रहा है, क्लाइंट भी अलाउ कर रहा है, लो भी अलाउ कर रहा है, क्लाइंट भी अलाउ कर रहा है, लो भी अलाउ कर रहा है। यहाँ पे तो कंपलसरी था लो पे, यहाँ पे दोनों मना नहीं करे, मतलब दोनों अलाउ कर रहे हैं, देना हो तो देना हो तो दे दो। अपन पे कोई प्रोफेशनल ड्यूटी आ गई, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, अपन पे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपन पे इन्वेस्टिगेशन आ गया, तो अपन की कोई प्रोफेशनल ड्यूटी अगर आ गई और लो ने प्रोहिबिट नहीं करा डाटा बताने से तो अपन को कर देना, ठीक है। तो लो तो हर जगह ध्यान में रखना ही रखना है। तो इन 3 केसेस के अंदर अपन को कॉन्फिडेंशियलिटी की भी ठोक देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेशनल कंपिटेंस, आपको जितने भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको जो भी नए टेक्निकल स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, लो रेगुलेशन है, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल होनी चाहिए करंट टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की। ऑब्जेक्टिविटी, एक तरह से आप इसको भी मान के चलो इंडिपेंडेंस होना चाहिए, आप किसी से बायस ना हो, बायस ना हो, आपका इंटरेस्ट किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस ना हो। आईसीआई ने कोई आपसे इंफॉर्मेशन मांगी पर आपने रिप्लाई नहीं दिया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपका कोई बिहेवियर आईसीआई से कुछ पूछ रहा है, मांग बता नहीं रहे हो आप, तो आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, प्रोफेशनल बिहेवियर लग गया यहाँ पे साफ पता था कोई प्लांट एंड मशीनरी की सर्टिफिकेट वो गलत इशू कराना चाह रहा था, 9 करोड़ की जगह 15 करोड़ लिखाना चाह रहा था, अपन गलत रिपोर्ट से एसोसिएट नहीं होंगे, इंटीग्रिटी लग जाएगा। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मेरा जजमेंट किसी और के सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए, मेरा जजमेंट किसी और की विशेष से सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए। जजमेंट ऑफ ए पर्सन शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंस जनरली देखना पड़ता है, वो जजमेंटल टर्म होती है, ये जजमेंटल टर्म होती है, इसकी डिफाइन नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंस आईएफएससी बोलता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, ये बोलता है कि इंडिपेंडेंस दोनों तरीके से होने चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, दिमाग से भी इंडिपेंडेंट हो, अपीयर भी इंडिपेंडेंट हो, दोनों के दोनों आपको फॉलो होना चाहिए। स्टेट ऑफ माइंड में भी हमेशा बना के रखो कि हमको इंडिपेंडेंस रहना है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अपीयरेंस, जो आप काम कर रहे हो उससे ये नहीं लगे कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप जो काम कर रहे हो, आपका जो हरकतें, इफेक्ट एंड सर्कमस्टेंस, उससे ये नहीं लगना चाहिए थर्ड पार्टी को कि आप इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो गए, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों से होनी चाहिए। थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस के थ्रेट अपन ने पढ़ा था, तो फांसी याद कर लो, FASSI या फिर SS5 याद कर लो, जो भी आपको समझाए, फांसी या फिर SS5, फांसी या फिर SS5। SS5 से अगर अपन देखें तो सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ रिव्यू, SS सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ रिव्यू। फाई से हो गया फैमिलिटी एडवोकेसी इंटिमिडेशन, FAI फैमिलिटी एडवोकेसी इंटिमिडेशन, फैमिलिटी एडवोकेसी इंटिमिडेशन, फैमिलिटी एडवोकेसी इंटिमिडेशन। सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ रिव्यू, फैमिलिटी एडवोकेसी इंटिमिडेशन, फैमिलिटी एडवोकेसी इंटिमिडेशन। सेल्फ इंटरेस्ट में क्या ध्यान रखना है कि मेरा कोई दूसरा भी इंटरेस्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन, मैं ऑडिटर हूं, मेरा कोई दूसरा भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है कि मैंने एक तो ऑडिट कर रहा हूं, मेरी इससे फीस ये मुझे इतनी ज्यादा देता है, मैंने कोई गलती निकाली मुझे बाहर निकाल देगा तो मेरी इतनी सारी फीस नहीं आएगी, मेरी इतनी फीस नहीं आएगी, मैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हूं, मैं इससे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हूं, इसकी फीस से मुझे बहुत ज्यादा देता है। या फिर इसके अलावा मेरे कोई दूसरे रिलेशन है इसके साथ, दूसरे रिलेशन क्या हो सकते हैं कि इस क्लाइंट के साथ मैं बिजनेस करता हूं या इस क्लाइंट के साथ मैं जॉब करता हूं, कोई भी दूसरे रिलेशन सोचो, दूसरे रिलेशन सोचो। एक तो मैं ऑडिट करता हूं, पहला रिलेशन क्या हुआ, ऑडिट करता हूं तो ऑडिट की फीस पर डिपेंडेंट हूं। और सोचो दूसरे रिलेशन क्या हो सकते हैं किसी कंपनी के साथ, इसके साथ मेरा कोई बिजनेस हो, इसके साथ मेरा कोई जॉब हो, तो बिजनेस रिलेशन है मेरे साथ, जॉब रिलेशन है,
तो इस चक्कर में मेरा इंटरेस्ट भी आ सकता है, या फिर इस कंपनी को मैंने लोन वोन ले दे रखा हो, इस कंपनी का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, इस कंपनी के मैंने शेयर वेयर खरीद रखे, ये बहुत बेसिक चीज हो गया, ठीक है ना। तो वो एक इंडिपेंडेंट क्लाइंट की फीस से मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हूँ। कंटिजेंट फीस लगा रखी है कि तू जितनी कम गलतियां ढूंढेगा उतनी ज्यादा मैं तेरे को फीस दूंगा। तो इस तरह से हो गया कि डिपेंडेंस हो गया मैं क्लाइंट की फीस। तो एक तो ऑडिट हो गई, एक मेरा हमारा क्या रिलेशन हो गया, एक ऑडिट का। उसके अलावा बिजनेस का रिलेशनशिप, क्लोज बिजनेस, या मैं उसका एम्प्लॉय हूँ या मैं उसका एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, या फिर मैंने उसको लोन वोन दे रखा है, उसकी शेयर वगैरह खरीद रखे, लोन मतलब लोन गारंटी दे रखी है, फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसमें, मतलब मैंने एक शेयर वेयर खरीद रखे। बेसिक पॉइंट होगा ये वाला, ठीक है। अब सेल्फ रिव्यू थ्रेट कि मैंने कोई पिछला काम उसके लिए करा, उस क्लाइंट के लिए मैंने कोई काम करा, मैं उसी की ऑडिट कर रहा हूं, तो मैंने जो उसके लिए काम करा क्या मैं उसकी रिव्यू कर सकता हूं? उसी का काम मैंने जो काम करा क्या मैं वही काम रिव्यू कर सकता हूं वापस? नहीं कर सकता हूं। तो मान लो कि मैंने पहले जब पहले ऑडिटर था, उसको कोई सजेशन दिया कि तू ऐसा नहीं ऐसा होगा, इस साल मैं ही बोल रहा हूं कि नहीं है तू गलत कर रहा है, तो मैं नहीं हो पाएगा ना कि मैं खुद ने ही कोई काम कराया वो। या फिर पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मैं ऑडिट नहीं करता था उसकी, एक पब्लिक प्रैक्टिस के अंदर था, नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर था, मैंने उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल बना के दिया, अब अगले साल मैं ही उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा हूं। खुद ने काम करा, खुद की गलती कोई निकालेगा? नहीं निकालेगा। मैं पहले क्लाइंट के यहाँ पे डायरेक्टर ऑफिसर था, मैं खुद उस क्लाइंट के यहाँ पे मैं ही डायरेक्टर था। बाद में मैंने उधर डायरेक्टर के पोजीशन के ऑफिसर के पोजीशन रिजाइन मारा मैंने, अब मैं बोल रहा हूं मैं तेरी ऑडिट कर दूं। अगर आप जब आप डायरेक्टर थे, आप ही ने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, अगर आप ही ने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया हुआ है, वो उस सब्जेक्ट मैटर पे आप ही इन्वॉल्व थे, तो आप उसकी ऑडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो मैं जजमेंट कंक्लूजन जो मैंने पिछली बार ऑडिट में लिया था, या जब मैंने उसको कोई पहले नॉन ऑडिट एंगेजमेंट दिया था, तो वो मैं खुद रिव्यू नहीं कर सकता। मैनेजमेंट सर्विस, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, ये सब मैं उसको देता हूं, तो मैं ऑडिट नहीं कर सकता। जब मैं पहले उसका डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय था, उस क्लाइंट का ऑडिटर जो था ना, पहले उसका डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय था, या फिर मैंने उसी के लिए जिस सब्जेक्ट मैटर की मैं जिसकी ऑडिट कर रहा हूं वो मैंने ही बनाया है, तो वो पॉइंट हो गया, सेल्फ रिव्यू हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट हो गया, सेल्फ रिव्यू हो गया, सेल्फ इंटरेस्ट हो गया, सेल्फ रिव्यू हो गया, सेल्फ इंटरेस्ट हो गया, सेल्फ रिव्यू हो गया। SS5 एफ से फैमिलिटी, एस से एडवोकेसी, आई से इंटिमिडेशन। फैमिलिटी थ्रेट कि हम दोनों का रिश्ता अब इतना मजबूत हो चुका है कि उसकी कोई गलती नहीं निकाल रहा हूं। मैंने एक पप्पू पिंकी वाला एग्जांपल दिया था कि आपने 5 साल से उसकी ऑडिट करते जा रहे हो किसी क्लाइंट की, वहां पे पिंकी बेटी, आप पप्पू ऑडिटर, आप इन दोनों का इतना प्यारा प्यारा रिश्ता हो चुका है ना कि अब 5 साल से साथ में खाना बैठना सब कुछ साथ कर रहे हो। तो अब आप कोई भी गलती निकालते हो, वो आपकी एक टाट पे हाथ फेरती है, उंगली यूं प्यार से फेरती होती, पप्पू जी मेरी गलती निकालोगे क्या? और आप बहक जाते हो, फिर आप कोई गलती नहीं निकालते। मतलब बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन आपका हो गया है, तो आप कोई गलती नहीं निकालोगे। या आपके कोई चाचा पापा की कंपनी है, मतलब आपकी किसी रिश्तेदार की कंपनी है, फैमिली हो ना, आप कोई गलती निकालोगे फैमिली की, ऐसा वाला कोई हो गई। या फिर आप पहले उस कंपनी के, आप ही पहले डायरेक्टर एम्प्लॉय थे, मतलब जान पहचान थी अच्छी खासी हमारी, अब क्या ही गलती निकालू मैं इस कंपनी की, मतलब हम दोनों की जान पहचान अच्छी, इस तरह से मैं गलती नहीं निकाल रहा हूं बोलो। तो ऑडिटर का रिलेशनशिप क्लाइंट से अच्छा है, क्लोज रिलेटिव, वहां पे सीनियर पोजीशन में काम करते हैं। या फिर जो फॉर्मर पार्टनर मतलब जो पहले वहां का जो डायरेक्टर या एम्प्लॉय था ना, अब हमारा पार्टनर है वो, मतलब हम अब उसकी ऑडिट कर रहे हैं, तो वो हो सकता है उनका रिलेशन इतना अच्छा हो, कोई गलती ना निकाले। लॉन्ग टर्म एसोसिएशन हो गया क्लाइंट और उसके बीच में, पप्पू पिंकी वाला। या फिर उसने मुझे कोई स्पेसिफिक गिफ्ट दिया, कि यार ये तो इतना बढ़िया इंसान है, इतने गिफ्ट देता है मुझे, इसकी क्या गलती निकालूंगा। एडवोकेसी थ्रेट कि मैं ही क्लाइंट का एडवोकेट हूं, मैं ही क्लाइंट के शेयर्स प्रमोट कर रहा हूं, मैं ही क्लाइंट का एडवोकेट हूं, मैं ही क्लाइंट के शेयर प्रमोट कर रहा हूं, मतलब क्लाइंट की तारीफ कर रहा हूं, एक तरीके से शेयर्स प्रमोट कर रहा हूं, उसको बचा रहा हूं, तो उसकी गलती निकाल पाऊंगा क्या ऑडिटर बनके? नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है ना। शेयर सिक्योरिटी प्रमोट कर रहा हूं मैं, उसके बिहाफ पे लिटिगेशन लड़ रहा हूं, तो नहीं निकाल पाऊंगा। इंटिमिडेशन किसी भी तरह की धमकी दे रहा है कि अगर तूने गलती निकाली तेरे को यहां से निकाल दूंगा, तेरी फीस कम कर दूंगा, तेरे पे केस कर दूंगा, तू झूठी गलतियां निकाला, तेरे पे केस कर दूंगा, तेरे को निकाल दूंगा, तेरे पे केस कर दूंगा, तेरे को निकाल दूंगा, तेरे पे केस कर दूंगा, फीस कम कर दूंगा, निकाल दूंगा, केस कर दूंगा, फीस कम दूंगा, निकाल दूंगा, फीस कम, निकाल दूंगा, केस कर दूंगा, फीस कम दूंगा, निकाल दूंगा, केस कर दूंगा, फीस कम दूंगा, निकाल दूंगा, केस कर दूंगा, लिटिगेशन, फीस कम दूंगा। सेफगार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के लिए सेफगार्ड रखने होते हैं, बहुत इजी है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। आप कभी भी कोई असाइनमेंट ले रहे हो तो खुद से पूछो क्या आप इंडिपेंडेंट हो, खुद से पूछो कि बीइंग मेरे को इंडिपेंडेंट होना, क्या मैं इंडिपेंडेंट हूं, क्या मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी साथ में इंडिपेंडेंस, क्या ये फॉलो हो रहे हैं? खुद से पूछो, कोई भी असाइनमेंट आए तो पहले खुद से पूछो क्या आप इंडिपेंडेंट हो, आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं क्या, अगर कोई थ्रेट है, मतलब खुद से जानो कि कोई भी थ्रेट है क्या, अगर थ्रेट है तो आपको सेफगार्ड लगाना है, देखो सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल आप फॉलो करोगे, खुद से पूछो। कोई भी इंगेजमेंट आया तो पूछो कि क्या मैं हमें इंडिपेंडेंट हूं क्या, मतलब ऑडिटर शुड ऑलवेज बी अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट, और मुझे फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो करना है, इंडिपेंडेंस प्लस फंडामेंटल प्रिंसिपल दोनों फॉलो करना है, बहुत बेसिक। कि कभी भी कोई इंगेजमेंट आया आपको देखना है क्या मैं इंडिपेंडेंट हूं, क्या मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, तो भाई मैं इंडिपेंडेंट हूं, क्या मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी फलाना फॉलो हो रही नहीं हो रही, क्या कोई थ्रेट है, ऑडिटर को पूछो, ऑडिटर खुद अपने आप से पूछेगा कंसीडर वेदर कोई भी थ्रेट है क्या, अगर
अगर है तो उसको ना सेफ गार्ड लगाना है, उसको सेफ गार्ड लगाना है, उसको सेफ गार्ड लगाना है। पर अगर सेफ गार्ड भी नहीं लगा पा रहा, सेफ गार्ड भी नहीं लगा, तो वो असाइनमेंट एक्सेप्ट मत कर भाई, तो वो असाइनमेंट एक्सेप्ट मत कर, नॉट एक्सेप्ट द वर्क, नॉट एक्सेप्ट द वर्क। बेसिक हो गया ये, बेसिक। अंकल के पास शेयर थे मेरे, अंकल मर गए, मतलब अंकल जी के देहांत हो गया, उनके शेयर्स मेरे पास आ गए, उनके पास किसी कंपनी के शेयर थे अंकल के पास, तो नॉमिनी में था, मेरे पे शेयर आ गया, और मैं उस कंपनी का ऑडिटर था, मैं उस कंपनी का ऑडिटर था। अब मैं ऑडिट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और सेफ गार्ड लगाना है मतलब, तो एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं इसको? शेयर्स को बेच दूं, फिर मैं ऑडिट कर लूंगा शेयर्स बेचने के बाद। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कि हमेशा क्या रखना है, हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना, अलर्ट रहना है, क्वेश्चनिंग माइंड रहना है, अलर्ट रहना है, क्वेश्चनिंग माइंड रहना है, अलर्ट रहना है, क्वेश्चनिंग माइंड रहना है, अलर्ट रहना है, क्वेश्चनिंग माइंड रहना है। अपना एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? अलर्ट रहना है, क्वेश्चनिंग माइंड रहना है, अलर्ट रहना है, क्वेश्चनिंग माइंड रहना है। प्रोफेशनल के मतलब अपना एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? एटीट्यूड क्वेश्चनिंग माइंड रहना है, हमें हर चीज को क्वेश्चन करना चाहिए, हर चीज को देख देख के क्वेश्चन मारना है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चनिंग माइंड रहना है, अलर्ट रहना है। अलर्ट किसने रहना है? कहां पे आपका फ्रॉड हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस मिले आपको, कहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब फ्रॉड या एरर कुछ भी हो सकता है, मतलब कहां पे आपको फ्रॉड या एरर हो सकता है, हमेशा क्वेश्चनिंग अलर्ट रहना है, हमेशा अलर्ट रहना है कि कहां पे क्रिटिकल असेसमेंट करना है, फ्रॉड एरर हो सकता है, साथ में क्रिटिकल असेसमेंट करना है ऑडिट एविडेंस का। क्या करना है? क्रिटिकल, बहुत जोरदार असेसमेंट करना है ऑडिट एविडेंस का। तो मेरा बेसिक वर्ड क्या याद आना चाहिए कि मेरा एटीट्यूड हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड और अलर्ट रहना है, क्वेश्चनिंग माइंड और अलर्ट रहना है। अलर्ट किस चीज में रहना है? कहां पे फ्रॉड एरर हो सकता है, कहां पे फ्रॉड एरर हो सकता है, और मुझे क्रिटिकल असेसमेंट करना है एविडेंस का। तो चाहे मैं प्लानिंग कर रहा हूं या परफॉर्म कर रहा हूं, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म हर वक्त रखना है, चाहे प्लानिंग कर रहा हूं, परफॉर्म कर रहा हूं, चाहे रिपोर्टिंग भी क्यों नहीं कर रहा हूं, हर वक्त प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखना है। तो अलर्ट रहना है मुझे, दो यहां पे पॉइंट आ गए कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में अलर्ट रहना है। अलर्ट कैसे रह सकते हो आप, किन चीजों के लिए? और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म जो आप लगा रहे हो ना, वो क्या रिस्क रिड्यूस होती है उससे, क्या रिस्क रिड्यूस होती है उससे, क्या रिस्क रिड्यूस होता है ये, ठीक है ना। तो भाई साहब अलर्ट किस लिए लेना है? जो मिला जो दिखा जो सुना, 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 जो मिला जो दिखा जो सुना। क्या मिला मुझे कोई एविडेंस ऐसा मिला, जो एक एविडेंस ऐसा मिला जो दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या मिला? एक एविडेंस ऐसा मिला जो दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो एक एविडेंस ऐसा मिला जो दूसरे एविडेंस से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ऑडिट एविडेंसेस इट इज कॉन्ट्राडिक्ट टू द अदर एविडेंसेस। क्या मिला? ऑडिट एविडेंस दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट टू अदर एविडेंस। तो क्या मिला? ऑडिट एविडेंस एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट मार रहे हैं। जो दिखा, जो मिला जो दिखा जो सुना, 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 जो मिला जो दिखा जो सुना। अब क्या दिखा? मुझे दिखा कोई फ्रॉड की कंडीशन है, मेरे को यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे सामने बहुत से पैसे पैसे बिखरे हुए थे, लोग बाग इनवॉइसेस फाड़ रहे थे सेल कर करके, कुछ दिख रहा है, मतलब फ्रॉड की कंडीशन दिखी। जो मिला जो दिखा, क्या दिखा? कंडीशन दिखी जहां पे फ्रॉड हो सकता है। जो मिला जो दिखा, क्या दिखा? फ्रॉड की कंडीशन दिखी। मिला क्या? कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस। क्या दिखा? क्या दिखा मुझे फ्रॉड वाला कंडीशंस मिली। जो सुना मतलब कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी सुनी जिससे मुझे लगा कि भाई साहब डॉक्यूमेंट रिलायबल नहीं है, डॉक्यूमेंट रिलायबल नहीं है, क्वेश्चन अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी सुनी, जो मिला जो दिखा जो सुना इंफॉर्मेशन सुना, दिखा क्या? एविडेंस कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो दिखा क्या मुझे? कंडीशन जो फ्रॉड की शो कर रही है, ठीक है ना। और कोई एडिशनल ऑडिट प्रोसेस मुझे उसके लिए लगाने पड़ेंगे। अब इससे क्या रिस्क रिड्यूस हुई? उआ या तो उआ याद कर लो, उई या तो उआ याद कर लो, या उई या तो उआ याद कर लो, या उई। क्या रिड्यूस किसकी हुई? रिस्क उआ या उई, उया या उई, उया या उई। रिस्क से overlooking and overgeneralizing. Risk of overlooking unusual circumstances, overgeneralizing, drawing conclusion from मतलब overgeneralize मत करना, overlook मत करना, चीजों को overlook मत करो और overgeneralize मत लो, बहुत चीजों को generalize मत लो। overlooking और overgeneralize की रिस्क मेरी कम हो गई। overlooking और overgeneralize मेरी कम हो गई। साथ में उई या फिर उआ, ए या फिर आई, मतलब ए या फिर आई, तो इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन, या तो अजम्पशन ले लो या इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन ले लो। कि इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन मेरे को कुछ भी मतलब एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसेस लगाने हैं, तो मेरे को उसमें कोई इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन नहीं लेने हैं, उसको ध्यान रखना है मुझे हमेशा ये चीजें, ठीक है ना। तो हुआ हो गया ओवरलुकिंग, ओवर जनरलाइजेशन एंड अजम्पशन। साई जो भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस है, मुझे स्केप्टिक्स रखना है कि वो क्या वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट मुझे मिल गए हैं क्या, उनका क्रिटिकल असेसमेंट करना है। जब तक भी किसी एविडेंस में मुझे गलती ना मिले तो डीम्ड मान लूंगा मैं, जेन्युइन है। कि अब ये थोड़ी मानूंगा कि उसने मुझे इनवॉइस दिया तो मैं यही सोचूंगा फेक है। नहीं, कोशिश करो, एक बार ट्राई करो कि सही है या नहीं वो चेक करने की। पर अगर कुछ गलती नहीं मिली, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं मिला, तो उसको डीम्ड जेन्युइन अच्छा मान लूंगा। मैनेजमेंट की ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी हमेशा ध्यान रखनी है कि पहले अगर मैनेजमेंट ने कुछ जानबूझ के चोरी चपाटी करी तो इस साल ध्यान रखूंगा कि ये चोरी चपाटी वाला मैनेजमेंट है, ज्यादा ऑडिट करूंगा मैं उसकी। पर ऐसा हो क्या पहले इसने सब कुछ सही करा तो क्या मैं इस बार चेक नहीं करूं इस साल? नहीं, तो चेक करना ही करना है। ऑडिट ये केवल प्लानिंग स्टेज पे नहीं रखना, स्केप्टिक्स करते हो परफॉर्म करते हो भी ध्यान में रखना है। ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सर ऑडिट एंगेजमेंट जब भी अपन, कौन भेजता है ऑडिट एंगेजमेंट? ऑडिटर भेजता है क्लाइंट को, ऑडिटर भेजता है क्लाइंट को ऑडिट एंगेजमेंट। तो उसके अंदर हमेशा होता है कुछ प्री कंडीशन होनी चाहिए, और प्री कंडीशन होनी चाहिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्री कंडीशन होनी चाहिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट, ऑडिटर, टीसीडब्ल्यू इनके बीच में। अगर नहीं है तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, अगर ये नहीं है तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब प्री कंडीशंस क्या होती है सर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री कंडीशन बहुत ईजी है कि
कुल मिला के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुल मिला के अपन बोली कि मैनेजमेंट का काम है कि एफआरएफ ढूंढ के कि एक्सेप्टेबल एफआरएफ कौन सा है, उसके हिसाब से एफएस बनाए, उसके हिसाब से एफएस बनाए, और एफएस बनाने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल चाहिए, तो कुल मिला के एफआरएफ के हिसाब से एफएस बनाए, एफआरएफ के हिसाब से एफएस बनाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। फाइन उससे लिखवा के लेना है प्री कंडीशन कि उससे लिखवा के लेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल कंट्रोल तेरी रिस्पांसिबिलिटी है, 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 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल कंट्रोल तेरी रिस्पांसिबिलिटी है। ठीक है ना। तो एक तो एफआरएफ ढूंढना है कि किसके हिसाब से एफआरएफ कौन सा एक्सेप्टेबल है, फिर उसके बाद उससे लिखवा के लेना है मैनेजमेंट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड, मैनेजमेंट एक्नॉलेज कर रहा है और अंडरस्टैंड कर रहा है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी दैट एफएस उसने बनाया है एज पर एफआरएफ, मतलब उसकी रिस्पांसिबिलिटी है। और जो भी इंटरनल कंट्रोल चाहिए थे, मतलब एफएस बना रहा हूं इंटरनल कंट्रोल उसकी रिस्पांसिबिलिटी है, तो जो भी इंटरनल कंट्रोल चाहिए थे जिससे एफएस बने बिल्कुल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, वो उसने मेंटेन रखे, वो उसने मेंटेन रखे, तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी, एफआरएफ को ढूंढो, एफआरएफ के हिसाब से एफएस बनाओ, एफआरएफ के हिसाब से एफएस बनाओ और इंटरनल कंट्रोल भी रखो साथ के अंदर। और साथ में उसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि ऑडिटर को सारा डाटा दे, सारा डाटा दे, जो भी ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन दे, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे, कोई पर्सन से जांच पड़ताल करनी है, पर्सन से पूछताछ करनी है तो पर्सन का एक्सेस भी उसको दे दे। तो एक्सेस टू द ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्ट टू द पर्सन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन। तो भाई साहब उसको ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन देनी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देनी है, सारी इंफॉर्मेशन देनी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देनी है, सारी इंफॉर्मेशन देनी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, साथ में अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी देना है पर्सन का, ऑल इंफॉर्मेशन देनी है उसको, ऑल इंफॉर्मेशन देनी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देनी है, साथ में अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी देना है पर्सन का, ऑल इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन पर्सन, ऑल इंफॉर्मेशन सारे इंफॉर्मेशन सारे पर्सन उसको दे दो, ऑल इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन उसको देना। अगर प्री कंडीशन नहीं है, प्री कंडीशन नहीं है, स्टार्टिंग में पता पड़ गया कि एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल है, प्री कंडीशन मैनेजमेंट मान नहीं रहा, तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा अनलेस लॉ एंड रेगुलेशन मुझे फोर्सफुली बोलते। तो ये हमेशा रिटर्न के अंदर आप ले लेना, प्री कंडीशन होनी चाहिए हमेशा कुल मिला के। एग्रीइंग द ऑडिट टर्म, तो पर्पस क्या होता है इसका, कुल मिला के पर्पस यही होता है कि बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह ना हो, तो इससे पहले लिखा के ले लो कि किसका क्या स्कोप है, किसको क्या काम करना है, सब कुछ लिखवा के ले लो। ये तो बेसिक वाला पॉइंट हो गया। ये कौन भेजता है, ऑडिटर भेजता है क्लाइंट को हमेशा, इसलिए ऑडिटर एंड क्लाइंट को हमेशा क्लियर रहते हैं, ताकि उनको क्लियर रहेगा, राइटिंग के अंदर दे दोगे तो क्लियर रहेगा कि किसका क्या नेचर, स्कोप क्या हम करेंगे इस ऑडिट के अंदर, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लियर रहेगी ये चीजें सारी की सारी, इसलिए अपन ले लेते हैं। तो ये किससे एग्री करानी होती है, सामने वाली पार्टी कौन होगी, मैनेजमेंट या फिर TCWG, जो भी अप्रोप्रिएट हो उसको साइन करके दे देगा। इसके अंदर क्या होता है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अपन क्या लिख के देते हैं, तेरा काम मेरा काम मेरी रिस्पांसिबिलिटी तेरी रिस्पांसिबिलिटी, 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 तेरा काम मेरा काम मेरी रिस्पांसिबिलिटी मेरी से रिस्पांसिबिलिटी, तेरा काम मेरा काम मेरी रिस्पांसिबिलिटी तेरी 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 रिस्पांसिबिलिटी। तो क्या लिखना है, मेरी तेरा काम मेरा काम, मतलब तू में तुम, तेरा में तो आ जाएगा मैनेजमेंट, मेरा में आ जाएगा ऑडिटर, तेरा काम क्या मेरा काम क्या, मेरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है तेरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, जैसे मेरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है तेरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, तो मेरा काम तेरा काम तेरी रिस्पांसिबिलिटी मेरी रिस्पांसिबिलिटी, मेरा काम क्या है ऑडिट करना, मेरा तो ऑडिट का स्कोप वगैरह क्या होगा, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, मेरा काम क्या है ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, मेरा काम, तेरा काम क्या है एफएस को बनाना एज पर एफआरएफ, तो एफआरएफ को आइडेंटिफाई करके एफएस बनाना, ठीक है, मेरा काम तेरा काम ये हो गया। अब मेरी रिस्पांसिबिलिटी तेरी रिस्पांसिबिलिटी, मेरा काम तेरा काम, फाइनल रिपोर्ट इशू करना, फाइनल रिपोर्ट इशू कर देंगे, फाइनल रिपोर्ट इशू कर देंगे। तो अपन बता देंगे पहले से स्टार्टिंग में कि एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा रिपोर्ट का, जो ऑडिटर बक्का भी इशू करेगा, फॉर्म कंटेंट वगैरह क्या होने वाला है, और कभी भी कुछ हुआ कि कोई गलती वगैरह निकली तो उस केस के अंदर उस केस के अंदर हमेशा एक्सपेक्टेड जो हमने सोची थी रिपोर्ट ऐसी इशू होगी तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। अगर लॉ एंड रेगुलेशन कोई ऑलरेडी टर्म्स बता रहा है, लॉ एंड रेगुलेशन कोई ऑलरेडी टर्म्स बता रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन लॉ एंड रेगुलेशन ऑलरेडी बता रहा है कि यार ये टर्म आपको हमेशा रखनी है, कि मतलब इस ये कि आपको अलग से लिखनी नहीं है, कि कंपनी से खुद, मान लो एग्जांपल कंपनी खुद बताया है कि उनकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होनी चाहिए, तो उस केस में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है पूरी की पूरी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वापस से, बस ये एक लिख दो कि ये कंपनी के हिसाब से ये टर्म्स है और मैनेजमेंट एक्नॉलेज कर रहा है, मैनेजमेंट मान रहा है कि हम वो टर्म्स फॉलो करेंगे। रिकरिंग ऑडिट, कि सर कोई ऑडिट बार बार हो रही है, 5 साल से हम ही ऑडिट कर रहे हैं, 10 साल से हम ही ऑडिट कर रहे हैं, तो क्या हर बार उसको नया एंगेजमेंट लेटर दे, जनरली देना कंपलसरी नहीं है, पर इस केस के अंदर देना पड़ेगा, इस केस के अंदर देना पड़ेगा। ट्रिक से ही चलते, पहले याद करने से ही चलते, कि मैंने बोला था कोई पड़ोसी था, कोई मेरा पड़ोसी था, वो पड़ोसी उसकी गाड़ी मेरे पास रख के गया, उसकी गाड़ी, क्योंकि वो कहीं बाहर जा रहा था, कोई बाहर जा रहा था, तो उसने कहा कि ये गाड़ी आप मैनेज कर लोगे क्या, आप कुछ टाइम के लिए संभाल लोगे क्या, संभाल लोगे क्या, मैंने कहा चलो दे दो। अब मेरे को कहीं जाना था, मेरे पास उसकी गाड़ी भी मिल गई, मेरे को उसकी गाड़ी भी मिल गई, तो मैं चला के जा रहा था, मैंने गलती से ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया,
दिया, मैं चला के जा रहा था, मैं ट्रैफिक, मतलब मैंने लॉ एंड रेगुलेशन तोड़ दिया, मैंने लॉ एंड रेगुलेशन तोड़ दिया। वो गाड़ी मुझे देके गया था पड़ोसी, अब उसकी गाड़ी चला, मैं लॉ एंड रेगुलेशन तोड़ दिया, लॉ एंड रेगुलेशन तोड़ दिया, मतलब मैंने लॉ एंड रेगुलेशन तोड़ दिया। अब भाई पुलिस वाला आ गया, वो ठुल्ला आ गया। अब वो भाई साहब पुलिस वाले आए और पुलिस वाले ने मेरे से गाड़ी के कागज मांगे, गाड़ी के कागज मांगे सबसे पहले। मैंने कहा भाई ठुक गई, इसकी तो ऑनरशिप भी मेरी नहीं, इसकी तो ऑनरशिप भी मेरी नहीं। और मेरा जो नेचर था ना, मेरा नेचर देख के लग गया साफ कि ये बंदा तो चोर है, मेरा नेचर देख के लग गया साफ चोर है। मतलब असली में तो नहीं था ना, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अब उसको कैसे बताऊं, ये तो मैं मैनेज कर रहा था उसके बिहाफ पे, उसके बिहाफ पे, केवल ऑनरशिप मेरी नहीं है, उसने कागज मांगे। अब उसको कैसे बताऊं, ये तो मैं किसी दूसरे के बिहाफ पे मैनेज कर रहा था, पर उसने मेरा नेचर समझा, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मेरा नेचर देखे ये तो चोट्टा है, ये तो चोट्टा है। तो उसने मुझे फिर क्या करा, स्पेशल तरीके से फाइनेंस मांगा, स्पेशल तरीके से फाइनेंस मांगा, रिश्वत है, स्पेशल तरीके से फाइनेंस मांगा। तो मैं गाड़ी चला के ले जाता पूरा, उसकी गाड़ी, उसने लॉ एंड रेगुलेशन तोड़ दिया, मैंने ट्रैफिक लिंक तोड़ दिया। तो उसको ना, उसकी तो ऑनरशिप भी मेरे पास नहीं थी, उसकी तो ऑनरशिप भी मेरे पास नहीं थी। ये तो मैं केवल पड़ोसी के लिए मैनेज कर रहा था, पड़ोसी के बिहाफ पे मैनेज कर रहा था। अब पुलिस वालों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि उसको मेरा नेचर ही चोर जैसा लगा, मेरा नेचर ही चोर जैसा लगा, ये तो छोटा शकल से दिख रहा है, उसको ऐसा लग गया भाई क्या करूं मैं, ठीक है ऐसी शकल है, क्या कर सकते हैं। तो उसने उसके बाद स्पेशल तरीके से फाइनेंस मांगा, स्पेशल तरीके से फाइनेंस मांगा, स्पेशल तरीके से फाइनेंस मांगा। तो भाई मैंने लॉ एंड रेगुलेशन तोड़ा, उसकी ओनरशिप भी मेरे पास नहीं थी, मैं तो उसके बिहाफ पे मैनेज कर रहा था, पर उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मेरा नेचर देख के वो मुझे चोर समझ गया, चोर समझ गया। तो उसने मुझे स्पेशल तरीके से फाइनेंस मांगा। सारे पॉइंट हो गए। तो ये देखो कि जब भी लॉ एंड रेगुलेशन चेंज हो गया तब नया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इशू कर देना, ओनरशिप चेंज हो जाए, सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो जाए, जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए ऑडिटर और उसके बीच में कि ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, नेचर की सिग्निफिकेंट नेचर चेंज हो जाए, कि बिजनेस का धंधा नेचर पूरा चेंज हो जाए, कोई भी रिवाइज स्पेशल टर्म हो, कि मतलब कोई भी रिवाइज आपको कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज करनी हो उस वक्त हो जाए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको चेंज करना हो, चेंज इन द एफआरएफ, चेंज इन द एफआरएफ कोई चेंज हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उस वक्त आपको चेंज करना है, फिर कोई अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, तो उस वक्त ये सब चीजें हो जाए तो आपको नया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर दे देना। अब लिमिटेशन स्कोप लगा रहा है कोई टर्म्स इन कि अपना जो अपन स्टार्टिंग में टर्म्स कंडीशन थी ना, उस पे लिमिटेशन स्कोप लगा रहा है कि नहीं नहीं तुमको ये काम नहीं करने दूंगा, इन्वेंटरी चेक नहीं करने दूंगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजने नहीं दूंगा, ऐसा सब कुछ वो अपन को कर रहा है। तो भाई साहब अगर वो अपन को ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले उसने लिमिटेशन लगा दी और मुझे पता पड़ गया कि इससे मैं काम नहीं कर पाऊंगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ही जाने वाला है, ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। पर लॉ एंड रेगुलेशन ने फोर्स कर दिया तो करनी पड़ेगी एक्सेप्ट, तो ठीक है। और बाद में एक्सेप्ट करने के बाद वो चेंज कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर रहा है, कोई पहले अलग टर्म थी अभी चेंज अलग कर रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या करूंगा, पहले तो कि वो कब कब चेंज के लिए मुझे बोल सकता है, ये मतलब जस्टिफाइबल है। अगर इसलिए इसने बोला कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऐसा कुछ हो गया, इस वजह से वो टर्म्स एंड कंडीशन बदलने का बोला है, तो ये जस्टिफाइबल है। क्या है भाई, आरयूएमसी 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 आरयूएमसी, आर से रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप, आर से रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोज कोई भी लगा रहा है मैनेजमेंट या मैनेजमेंट सर्कमस्टेंसेस, उस वजह से वो चेंज कर रहा है, मतलब ये वाला जस्टिफाइबल नहीं, हालांकि मतलब कि रीजन से लगा रहा है वो देखना पड़ेगा। तो अपन को कुल मिला के रीजन क्या क्या हो सकते हैं चेंज के, क्या क्या चेंज कर रहा है वो। आरयूएमसी, आर से वो रीजन और रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है अपने स्कोप पे। यू से मिसअंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, यू से अंडरस्टैंडिंग, मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई अपन को ऑडिट असाइनमेंट को लेके जो पहले था, इस वजह से। एम सी से केवल सी लेना है, सी नहीं, एम नहीं है, कुछ भी नहीं, एम नहीं, ठीक है ना। तो आरयूएमसी से एम कुछ भी नहीं, सी लेना है। चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस, चेंज इन द सर्कमस्टेंस, क्या है भाई, चेंज इन द सर्कमस्टेंस। तो आरयूएमसी आरयूएमसी, आर से रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप, आर से रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप, चाहे सर्कमस्टेंस लगा रहा है मैनेजमेंट लगा रहा है। यू से अंडरस्टैंडिंग मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एमसीसी से चेंज इन सर्कमस्टेंस, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। तो भाई उसने मुझे बोला कि आपको चेंज करना पड़ेगा रिस्ट्रिक्शन में, उसने मेरे को रिस्ट्रिक्शन लगाया, उसने मुझको कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया, मतलब चेंज कर दिया आपने, उसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी। तो पहले मैं देखूंगा क्या रीजनेबल है क्या, उसने चेंज क्यों करा, उसका रीजन पूछूंगा, क्या वो रीजनेबल है क्या, उसने जो भी मुझे रीजन दिया ना चेंज करने के लिए, इस वजह से आपको चेंज कर रहे हैं हम, तो मैं रीजन पूछूंगा कि रीजन जस्टिफिकेशन देखूंगा, रीजन जस्टिफिकेशन देखूंगा कि ये रीजनेबल बेसिस भी है क्या, कि तू मुझे क्यों चेंज करा रहा है ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, रीजन जस्टिफिकेशन क्यों मुझे क्यों चेंज करा रहा है। हो सकता है पहले उसका धंधा अलग था, इस बार धंधा अलग है, इसलिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करा रहा है, तो ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है। अगर वो रीजनेबल हुआ, पहले मैं उससे रीजन पूछूंगा कि इसका रीजन क्या क्यों चला, अगर वो रीजनेबल हुआ, अगर वो रीजनेबल हुआ तो ठीक है, नए वाले टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को मैं डॉक्यूमेंट कर लूंगा, अगर सही है तो रिकॉर्ड कर लूंगा नए वाले टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, उसको रिटर्न में ले लूंगा, उसको ठीक है, सब कुछ है, मतलब सब कुछ सही चला तो ठीक है, नए वाले ले लूंगा, फिर पूरा अगर मतलब रीजनेबल है वो तो बस मैं नए वाले को ले लूंगा, पुराने वाले को मुझे इंक्लूड नहीं करना, पुराने वाले को मुझे इंक्लूड नहीं करना ओरिजिनल एंगेजमेंट में, मतलब मुझे क्या पुराने वाला जो मेरा डॉक्यूमेंटेशन था ना उसमें मुझे इंक्लूड नहीं करना, मुझे नहीं लिखना कि मेरी पहले वाली टर्म्स क्या थी, पुरानी वाली टर्म्स क्या थी और पहले वाले प्रोसीजर मैंने क्या परफॉर्म करे थे, पहले वाले टर्म्स के हिसाब से मैंने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करे थे, ये दोनों मुझे नहीं लिखना। जब मैंने नहीं एक्सेप्ट कर चुका हूं तो पुराने वाले का क्या काम, कि पुराने वाले टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या पे, पुराने वाले पे मैंने क्या क्या काम करा था, वो मुझे नहीं लिखना है, वो मुझे नहीं लिखना है, ठीक है ना सर।
चलो, तो मैंने रीजन जस्टिफिकेशन पूछा, अगर अच्छा है तो नए वाले मैंने रिकॉर्ड कर लिया रिटर्न एग्रीमेंट, और तो इस हिसाब से मेरे को पुराने वाले मेरी रिपोर्ट में मेरे को ये पुराने वाले के बारे में नहीं बताना है। पर अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं हुआ, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं हुआ, मैं मना कर दूंगा कि भाई नहीं, मैं तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर भी वो नहीं मान रहा है, एक बार मैनेजमेंट से डिस्कस कर लूंगा, भाई मैं नहीं कर सकता, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को बोल दूंगा, वो नहीं मान रहा है तो विड्रॉ कर लूंगा। अगर पॉसिबल है, पॉसिबल अगर उसका विड्रॉ करना मतलब रिजाइन करना, उस एंगेजमेंट में मैं नहीं रहूंगा, अगर पॉसिबल है तो विड्रॉ कर लूंगा, पॉसिबल नहीं है तो डिस्क्लेमर दे दूंगा बाद में। तो मैं विड्रॉ कर लूंगा पॉसिबल हुआ तो मैं देख लूंगा साथ में मेरी क्या लीगल ऑब्लिगेशन क्या है। मैं विड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को बताना है, कोई कंपनीज एक्ट के हिसाब से रिक्वायरमेंट है क्या, मतलब कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है क्या कि अगर मैं जब भी विड्रॉ करूं तो मुझे उनको भी बताना है। तो मैं कहूंगा कोई मेरी ऑब्लिगेशन है क्या कॉन्ट्रेक्चुअल वाली कि मुझे उनको भी बताना है क्या। तो अब उसके बाद आ गया अपन सर SQC1 SA220। SQC1 SA220 का बेसिक डिफरेंस मैंने बताया था कि भाई आप लोगों को पता है, मतलब रिवीजन मारे क्या कि मतलब जो SA220 होता है वो एक स्पेसिफिक एंगेजमेंट पे लगता है कि एक स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट पे लगता है, बी स्पेसिफिक। तो ऑडिट एंगेजमेंट की जो रिलायंस की ऑडिट कर रहा हूं मैं स्पेसिफिक, वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल क्वालिटी होनी चाहिए। जो SQC1 बोलता है चाहे आप कोई सा भी काम करो, आप ऑडिट करो, रिव्यू करो, अश्योरेंस सर्विस दो, नॉन अश्योरेंस दो, कुछ भी करो, सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड पे, नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट स्टैंडर्ड पे भी लगता है कि आप कुछ भी काम करो अच्छा होना चाहिए, कुछ भी काम करो क्वालिटी वाला होना चाहिए। SQC1 उस पे लगता है। तो SQC1 ब्रॉडर हो गया और ये SA220 केवल एक ऑडिट को ही देखता है इसके अंदर। तो ऑडिट के अंदर अपन को क्या होता है कि ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन क्यों करनी है, मतलब क्वालिटी क्यों अच्छी रखनी है, क्योंकि भाई बहुत सारे यूजर अपन पे ट्रस्ट करते हैं, इस वजह से आपको क्वालिटी इसकी मेंटेन करना ही है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि रिगरस ऑडिट प्रोसेस, अच्छे वाले ऑडिट प्रोसेस मुझे लगाने हैं, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस को कंप्लाई करना, लो रेगुलेशन को कंप्लाई करना है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना है मुझे, ठीक है। क्लोज मार दो छोटा सा कि मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देना इस पे। SQC1 SA220, SQC1 बोलता है सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जिसके अंदर बस वो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बोलता है कि फर्म और उसके बंदे लो रेगुलेशन टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करें, फर्म और उसके बंदे कंप्लाई करें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एंड लो, मतलब PSR प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी को फॉलो करे, और जो भी रिपोर्ट इशू करे वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए सर्कमस्टेंसेस में, जो रिपोर्ट इशू करे वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए सर्कमस्टेंसेस में। सारी फर्म पे लगता है, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, मतलब CA वाली फर्म जो भी है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरी, सब पे लगेगा, ठीक है ना। तो फर्म पर्सनल को कंप्लाई करना है PSR से, साथ में रिपोर्ट जो भी इशू करे वो सही हो। डेफिनेशन क्या होती है एंगेजमेंट पार्टनर की, कोई नहीं, जो भी पार्टनर या कोई दूसरा पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो ऑडिट एंगेजमेंट के लिए या जिस भी एंगेजमेंट के लिए, ऑडिट के अलावा और कुछ हो रही है तो, और ऑडिट रिपोर्ट जो इशू करता है वो फर्म के बिहाफ पे वो बंदा साइन करेगा इस ऑडिट रिपोर्ट पे, ठीक है ना। मतलब रिलायंस की ऑडिट करने जा रहा है, पप्पू उस ऑडिट को संभाल रहा है, ओवरऑल मेन पप्पू पार्टनर है, पप्पू ही रिलायंस की ऑडिट पे साइन करेगा, तो पप्पू एंगेजमेंट पार्टनर होगा। एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट के केस में हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए। एलिमेंट क्या होते हैं, स्टैंडर्ड और क्वालिटी कंट्रोल। भाई स्टैंडर्ड ऑन मतलब क्वालिटी किसकी अच्छी होती है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल पढ़ रहे हैं, क्वालिटी किसकी अच्छी होती है, ऑफ कोर्स मेल की अच्छी होती है, ऑफ कोर्स मेल की अच्छी होती है। भाई केवल याद कराने के लिए बोल रहा हूं मैं, ऐसा मतलब दिल पे मत लेना कहीं भी मेरी फीमेल बहनों, तो मतलब याद कराने के लिए। तो ऑफ कोर्स किसकी क्वालिटी अच्छी होती है, मेल की अच्छी होती है, किसकी, मेल की ही मेल अलग अलग पढ़ना भाई, इसको एक साथ मत रखना। ही मेल की क्वालिटी अच्छी होती है, ही मेल की क्वालिटी अच्छी होती है। तो एलिमेंट क्या क्या होते हैं, ही मेल, एच से ह्यूमन रिसोर्स, ई से एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एम से मॉनिटरिंग, ए से एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, एल से लीडरशिप, ई से एथिकल रिक्वायरमेंट, एल से लीडरशिप, ई से एथिकल रिक्वायरमेंट, ही मेल, एच से ह्यूमन रिसोर्सेज, ई से एथिकल रिक्वायरमेंट, ई सॉरी हाँ तो वो भी होता है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एच से ह्यूमन रिसोर्सेज, ई से एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एम से मॉनिटरिंग, एच से ह्यूमन रिसोर्स, ई से एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एच से ह्यूमन, साथ बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा भाई, अब तुम देख लो। एच से ह्यूमन रिसोर्सेज, ई से एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, मेल से एम से मॉनिटरिंग हो गया, ए से एक्सेप्टेंस कंटीन्यूअस हो गया, ए से एक्सेप्टेंस कंटीन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप हो गया, एल से लीडरशिप हो गया, ई से एथिकल रिक्वायरमेंट, ई से एथिकल। तो जो भी आपने पूरा पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाया, आपने फर्म का पॉलिसी प्रोसेस बनाया, वो सब लोगों को कम्युनिकेट भी कर दो, आपकी फर्म में सब लोगों को कम्युनिकेट भी कर दो, मतलब पहले डॉक्यूमेंट कर लो, उस पॉलिसी प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करके रख लो, डॉक्यूमेंट करके सब लोगों को कम्युनिकेट भी कर दो, सब लोगों को कम्युनिकेट भी कर दो, और कम्युनिकेट करने के बाद सबसे फीडबैक ले लो एम्प्लॉय वगैरह से कि आपको इसमें कोई कमी लग रही है तो फीडबैक बता दो। लीडरशिप की फर्म की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पूरे फर्म की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कौन लीडरशिप लेगा, जो भी फर्म का मैनेजिंग पार्टनर या फिर CEO है वो लेगा कि हमारी फर्म की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी को वर्क डिलीगेट भी कर रहा है वो ये वाला, तो वो वर्क बिल्कुल एक्सपीरियंस बंदे को डिलीगेट करना। एथिकल रिक्वायरमेंट, जो अपने पहले पढ़ा था IPC OP, इंटीग्रिटी प्रोफेशनल बिहेवियर वगैरह, वो इंडिपेंडेंस भी साथ में फॉलो होनी चाहिए। तो वो इंटीग्रिटी प्रोफेशनल बिहेवियर वगैरह फॉलो होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस भी फॉलो होनी चाहिए। तो इंडिपेंडेंस की पॉलिसी बना के रखो। जनरली आपको होता है कि एटलीस्ट वंस इन ईयर अपन सारे अपने स्टाफ पार्टनर से कंफर्मेशन ले लिया करो कि आप इंडिपेंडेंट हो या नहीं। तो एटलीस्ट एनुअल कंफर्मेशन, एटलीस्ट कम से कम एक बार ऑब्टेन रिटर्न में कंफर्मेशन ले ही लेना कि आप इंडिपेंडेंट हो या नहीं।
साथ में पॉलिसी प्रोसीजर बना के रखो इंडिपेंडेंस के। पॉलिसी प्रोसीजर क्या बना के रखो कि आपने जो भी पॉलिसी बनाई, आपने जो भी पॉलिसी बनाई इंडिपेंडेंस की, वो सब एम्प्लॉयज को बताओ, सारे एम्प्लॉय को बताओ कि इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि तुम्हारे चाचा कंपनी में काम नहीं करते, तुम्हारे पास उसके शेयर नहीं है, तुमने उसको लोन वोन दे ले नहीं रखा है, सबको बताओ, सबको समझाओ, कम्युनिकेट करो इंडिपेंडेंस का मतलब। कम्युनिकेट करने के बाद उनसे पूछो, चलो अब समझ में आ गया ना, अब बताओ तुम में से कौन कौन इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई थ्रेट है क्या, कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसा है क्या, कोई जो थ्रेट ला रहा हो, तुम्हारे पास कोई शेयर है, तुम्हारे चाचा उस कंपनी में काम करते हैं। तो पहले मैंने उनको कम्युनिकेट करा, फिर उनसे पूछा कि आप बताओ कौन कौन इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई थ्रेट है क्या। अगर कोई मिला तो उसको थ्रेट को मैं एक्शन लूंगा, एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने कम्युनिकेट करी इंडिपेंडेंस, फिर उनसे पूछा कि आप बताओ तुम्हारा कोई रिलेशनशिप ऐसा है क्या जो थ्रेट ला रहा हो, तुम्हारा कोई थ्रेट ला रहा हो इंडिपेंडेंस का, तो बताओ। अगर कोई ऐसा मिला तो मैं एक्शन लूंगा उसको एलिमिनेट करने के लिए। हो सकता है विड्रॉ ही कर लो, ठीक है ना। अब उसके बाद अब मैंने ये कर लिया एथिकल रिक्वायरमेंट देख लिया, मतलब मैंने लीडरशिप ले लिया, एथिकल रिक्वायरमेंट ले लिया। अब उसके बाद एक्सेप्टेंस, MALE से नहीं था एक्सेप्टेंस वाला, तो एक्सेप्टेंस वाला मुझे हमेशा क्लाइंट एक्सेप्ट करते वक्त क्या चीजें देखनी होती है, मैंने बोला था सामने वाला कैसा है, मैं कैसा हूं, सामने वाला कैसा है, मैं कैसा हूं, मतलब सामने वाले की इंटीग्रिटी कैसी है, मेरे को क्या देखनी पड़ेगी, कंपिटेंसी और एथिकल रिक्वायरमेंट कि मैं पूरी कर रहा हूं। सामने वाले का क्या देखना है, सामने वाले की इंटीग्रिटी। खुद का क्या देखना है कि मैं एथिकल रिक्वायरमेंट एंड कंपिटेंसी है नहीं है, कि मतलब सामने वाला अच्छा इंसान है और मेरी औकात भी है क्या उसकी ऑडिट करने की, मेरे को इतना सब कुछ आता भी है क्या, मतलब मैं इतना कंपिटेंट हूं क्या, और क्या मैं एथिकल रिक्वायरमेंट भी फॉलो कर रहा हूं क्या, तो सामने वाला कैसा है, मैं कैसा है, सामने वाला कैसा है, मैं कैसा हूं, सामने वाला कैसा है, मैं कैसा हूं। तो सामने वाले की इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, और मेरा खुद का कंपिटेंसी एंड एथिकल रिक्वायरमेंट मुझे देखना है, ठीक है ना। और अगर कोई भी ऐसा इशू मिला आपको स्टार्टिंग में और फिर भी आपने ऑडिट एक्सेप्ट करी, तो आपको बताना है कि वो इशू आपने कैसे रिजोल्व करा, उसको डॉक्यूमेंट करके रख लेना। इंटीग्रिटी कैसे चेक करनी है सामने वाले क्लाइंट की इंटीग्रिटी कैसे चेक करनी है कि सामने वाला कौन है, सामने वाला कौन है, उसका धंधा कैसा है, सामने वाला कौन है, उसका धंधा कैसा है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करता। इंटीग्रिटी कैसे देखूंगा क्लाइंट की, सामने वाला कौन है, उसका धंधा कैसा है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करता, सामने वाला कैसा है, उसका धंधा कैसा है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करता, सामने वाला कौन है, उसका धंधा कैसा है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करता, सामने वाला कौन है, उसका धंधा कैसा है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करता, सामने वाला कौन है, कहीं धंधा कैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करता, सामने वाला कौन है, उसका धंधा कैसा है, वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करता, सामने वाला कौन है, उसका धंधा कैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करता। मतलब सामने वाले मैनेजमेंट की रेपुटेशन, क्लाइंट सामने वाला कौन है, उसकी रेपुटेशन, उसका धंधा कैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करता, मतलब नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन एंड बिजनेस ने, उसका धंधा कैसा है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करता, कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करता है, ठीक है ना। बेशर्मो देख लो, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तुम्हारा फ्री फास्ट ट्रैक बेस मिल गया है, तुमको ये मिल गया। और आधे बेशरम लोग इतने हैं कि सब्सक्राइब नहीं करके जाते चैनल, यूं ही चले जाते, ना लाइक ना सब्सक्राइब वगैरह कुछ नहीं करके जाते, यूं ही चले जाते। पर पत्थर दिल लोग हो यार तुम लोग, सच्ची इतनी मेहनत कर रहा है सामने वाला, ये नहीं एक सब्सक्राइब मार दिया करो चैनल को, बदतमीज लोग हो तुम। फाइनल में नहीं मिलना क्या वापस से, हैं ऐसे करोगे फाइनल में नहीं मिलोगी फिर मुझसे, फिर देख लेना तुम, ठीक है। बेशरम लोग सब फाइनल में मिलेंगे, अभी अपन सब वापस से चैनल सब्सक्राइब कर देना याद से, हाँ। अरे जो नहीं करेगा सब्सक्राइब वो भी फाइनल में मिलेंगे, अपन सब मिलेंगे फाइनल में, टेंशन नहीं है उसकी, है ना। चलो ठीक है, पर बड़े पत्थर दे लोग फिर भी सब्सक्राइब नहीं करोगे तुम तो देखो, तो मेरे को उसकी इंटीग्रिटी देखनी है कि सामने वाला कैसा है, मतलब सामने वाला का बिजनेस है, उसका रेपुटेशन क्या है, उसका धंधा कैसा है, उसका रेपुटेशन क्या है, उसका धंधा कैसा है, नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन, का मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करता। अब मुझे ऑडिट के हिसाब से देखना है, तो मैंने सामने वाले को देखा, अब मैंने ऑडिट के हिसाब से देखना है कि वो क्या मेरी फीस बिल्कुल कम कर रहा है, क्या मुझे वो पुराने वाले निकालने की धमकी दे रहा है, वो मुझे क्या कर रहा है, फीस कम दे रहा है, काम भी कम करने दे रहा है, निकालने की धमकी दे रहा है, फीस भी कम दे रहा है, काम भी कम करने दे रहा है, निकालने की धमकी दे रहा है, फीस भी कम कर रहा दे रहा है, काम भी कम करने दे रहा है, निकालने की धमकी दे रहा है। तो मुझे फीस जितनी कम हो सकती है उतनी कर रहा है, मेरे काम भी कम करने दे रहा है, मतलब मुझे इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा रहा है काम पे, काम भी कम करने दे रहा है, मेरे पे लिमिटेशन लगा रहा है काम पे, मुझे निकालने की धमकी दे रहा है। मतलब वो पुरानी वाली फर्म को उसने रीअपॉइंट नहीं करा, नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म, पुरानी फर्म को रीअपॉइंट नहीं करा। हो गए भाई 6 पॉइंट याद हो गए, काफी, इससे ज्यादा याद मत करो, बस ये रीड मार लो। 6 मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, 1 पॉइंट का 1 मार्क्स हो गया। इसको देख लो कि कितना एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन कर रहा है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, और मैंने कोई उसके साथ कोई पुराना काम धंधा भी कराया, कोई पुरानी रिलेशनशिप भी उस क्लाइंट से, तो उससे भी मुझे पता पड़ जाएगा इस क्लाइंट की इंटीग्रिटी कितनी है। कंटिन्यूएशन ऑफ एंगेजमेंट, कोई इंफॉर्मेशन मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्लाइंट, पर कोई इंफॉर्मेशन मुझे बाद में ऐसी रियलाइज हुई कि अगर ये इंफॉर्मेशन मुझे तुम पहले दे देते ना, तो मैं शायद इस क्लाइंट को एक्सेप्ट ही नहीं करता, सो इस क्लाइंट को मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो इस केस के अंदर तुम विड्रॉ कर लो, अभी विड्रॉ कर लो, अभी इसको क्या करो, विड्रॉ कर लो। और जब तुम विड्रॉ कर रहे हो तो तुमको देखना पड़ेगा क्या पॉसिबल है क्या, मतलब विड्रॉ करना पॉसिबल है क्या। कभी कभार लो रेगुलेशन बना कर तुम विड्रॉ नहीं कर सकते, तो देख लो पॉसिबल है क्या विड्रॉ करना। और विड्रॉ कर रहे हो तो तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको क्या TCWG मैनेजमेंट को बताना है क्या, ये सब तुमको किसी लो रेगुलेशन को बताना है क्या, कंपनी एक्ट वगैरह इनको बताना है क्या, ये देख लो। तो पॉसिबिलिटी है क्या विड्रॉ की, ये देख लो। साथ में तुम्हारी प्रोफेशनल लीगल रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि जिसने तुम्हें अपॉइंट करा, रेगुलेटरी अथॉरिटी, इनको तुमको बताना है कि इनको रिपोर्ट करना है क्या तुम विड्रॉ कर रहे हो।
ही मेल, एच था ना ह्यूमन रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स कुछ नहीं, बहुत इजी है। ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी अच्छी रखो, जो भी आपके आपके एम्प्लॉय है उनको खुश रखो, उनका प्रमोशन करो टाइम टाइम, उनकी सैलरी कंपनसेशन अच्छी दो। ह्यूमन रिसोर्स जितने कंपिटेंट अच्छे एक्सपीरियंस बंदे, बिल्कुल समझदार वाले बंदे हायर करो फर्म में। और ये सफिशिएंट पर्सन होने चाहिए आपको, अच्छे वाले कैपेबिलिटी वाले, कंपिटेंट होने चाहिए, कमिटमेंट होने चाहिए, ठीक है, जो रिपोर्ट इशू करे जो भी अच्छी वाली हो, अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस। एचआर के इशू भी हैंडल करो, कंपनसेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट उनको दो, ठीक है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस कि अब जो भी आप काम कर रहे हो ना, मतलब जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो एंगेजमेंट, वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। प्रॉपर डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू करो। कोई भी काम कर रहा है उसको डायरेक्शन करो, डायरेक्शन दो, सुपरवाइज करो, रिव्यू करो काम को अच्छे से देखो, काम अच्छे से हुआ या नहीं। जब भी किसी काम को करने में आपको कोई डिफिकल्ट मैटर या कंटेंजियस मैटर मिल जाता है, कंटेंजियस मैटर मिल जाता है या डिफिकल्ट मैटर मिल जाता है आपको, तो उस केस के अंदर किसी से आपको कंसल्टेशन ले लेनी है। आपको नहीं आ रहा ना कोई मैटर, तो किससे कंसल्टेशन ले लो। कंसल्टेशन चाहे विद इन द फर्म के दूसरे बंदे से ले लो, फर्म वालों को भी नहीं आता तो बाहर वाले किसी एक्सपर्ट से ले लो, बाहर वाले एक्सपर्ट से ले लो, तो वो प्रॉपर मैटर रिजोल्व हो जाना चाहिए उसके लिए। फिर जो भी कंसल्टेशन ली वो इंप्लीमेंट कर दो, जो भी कंसल्टेशन फाइनल ली वो इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है ना। और वो डॉक्यूमेंट भी कर लेना, डॉक्यूमेंट भी कर लेना पूरा कि क्या मैटर मुझे हार्ड लगा और मैंने किसके लिए कंसल्टेशन ली थी। तो कोई भी डिफिकल्ट कंटेंटियस मैटर मिला आपको तो आप डिस्कस कर लेना विद इन और आउटसाइड द फर्म इस पर, और अगर बाहर वाले के साथ भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। EQCR अपन ने पढ़ा हुआ है सर, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, कि जनरली लिस्टेड कंपनी में मैंडेटरी होता है, आपकी जो पार्टनर है एंगेजमेंट पार्टनर उसके ऊपर बाकी बैठ जाता है कि वो रिव्यू करने के लिए। लिस्टेड कंपनी में कंपलसरी है, नॉन लिस्टेड कंपनी में भी फर्म चाहे अपनी पॉलिसी बना सकती है, कोई क्राइटेरिया बना सकती है कि इधर भी EQCR चाहिए होगा। जब EQCR मैंडेटरी नहीं है तो कोई क्राइटेरिया डेवलप कर सकती है, बाकी लिस्टेड कंपनी में मैंडेटरी है। वाई रिव्यू क्यों रिक्वायर होता है, मतलब रिव्यू क्यों रिक्वायर होता है? क्योंकि जनरली वो EQCR क्या चेक करता है, वो चेक करता है जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट ली है ना एंगेजमेंट में, वो चेक करेगा। क्या चेक करेगा? मेनली सिग्निफिकेंट जजमेंट जो भी लिए आपने एंगेजमेंट ने, वो चेक करेगा, वो आपको जनरली चेक करेगा, ठीक है ना। और साथ में आपको जब तक EQCR रिव्यू कंप्लीट ना कर दे, जब तक EQCR रिव्यू कंप्लीट ना कर दे तब तक आपको ऑडिट की रिपोर्ट इशू नहीं करनी, तब तक आपको ऑडिट की रिपोर्ट इशू नहीं करनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। और उससे EQCR आपका रिव्यू कर रहा है, इससे कोई आपकी इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पांसिबिलिटी कम नहीं हो जाती। इंगेजमेंट पार्टनर को तो उतना ही काम करना है, एंगेजमेंट पार्टनर को उतना ही काम करना है। EQCR क्या होता है? EQCR क्या होता है जनरली? EQCR जनरली होता है मेंबर ऑफ ICI, ICI का मेंबर, या तो वो पार्टनर हो या एम्प्लॉय हो। ICI का मेंबर या तो वो पार्टनर हो या एम्प्लॉय हो, ठीक है ना, चलेगा। पार्टनर भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, चाहे दूसरी फर्म का भी हो सकता है, चलेगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, EQCR कुछ और बोल रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर कुछ और बोल रहा है, तो ऑडिट रिपोर्ट होल्ड करो। ऑडिट रिपोर्ट जब तक इशू मत करो जब तक दोनों रिजोल्व ना हो जाए। रिजोल्व कैसे करना है? रिजोल्व का ICI ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा तुम्हारी फर्म की जो पॉलिसी हो, तुम्हारे फर्म के बंदे तुम जानो, तुम्हारी फर्म की पॉलिसी के हिसाब से रिजोल्व कराओ। बस रिजोल्व होना चाहिए, कुल मिला के मैटर बस रिजोल्व होना चाहिए, उसके पहले रिपोर्ट इशू नहीं होनी चाहिए, फर्म की पॉलिसी के हिसाब से रिजोल्व कर लो। एंगेजमेंट का डॉक्यूमेंटेशन, कुल मिला के जब भी आपका एंगेजमेंट खत्म हो जाए, एंगेजमेंट खत्म होने के बाद टाइमली बेसिस पे आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन को असेंबल कर देना, टाइमली बेसिस पे। आफ्टर द एंगेजमेंट, एंगेजमेंट खत्म होने के बाद आपको रिपोर्ट इशू करने के बाद आपको असेंबल करना है। ऑडिट के अंदर टाइम दे दिया, ऑडिट के अंदर बोल दिया कि जब आपका ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट रिपोर्ट आपने इशू कर दी, ऑडिट रिपोर्ट आपने इशू कर दी, उसके 60 डेज के अंदर अंदर आपको एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट फाइल बना देनी है, एंगेजमेंट फाइल पूरी बना देनी है, ठीक है ना। और ऑडिट के अलावा टाइमली बेसिस पे कर देना, ठीक है। रिटेंशन, उनको रिटेन कब तक करना है कि जो भी रिमेनिंग ऑडिट के अंदर तो लिमिट दे दी स्पेसिफिक कि 7 साल, कम से कम 7 साल तक ऑडिट रिपोर्ट इशू करी, उसके 7 साल तक आपको रिटेन करने उन डॉक्यूमेंटेशन को। 7 ईयर फ्रॉम द इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और या तो खुद की ऑडिट रिपोर्ट या फिर ग्रुप की जो ऑडिट रिपोर्ट थी ना, कि ग्रुप कंपनीज थी, ग्रुप ऑडिटर एक अलग था ग्रुप, तो जो भी ग्रुप की ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई, तो विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में हुई उसके बाद से 7 साल आपको रखना है, ठीक है ना। और रिमेनिंग ऑडिट के अलावा और किसी केस के अंदर बस जो भी आपको लगे कि सफिशिएंट पीरियड तक आप रख देना कुल मिला के, जिससे आपको कभी भी मॉनिटर करनी है चीजें तो कर पाओ, ठीक है। लॉ एंड रेगुलेशन कभी ज्यादा टाइम बोले तो आपको ज्यादा टाइम रखना है, मतलब 7 साल से भी ज्यादा टाइम। सेफ्टी रखना, जो भी आप रख रहे हो डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल रखना, सेफ रखना, इंटीग्रिटी वगैरह रखना, डॉक्यूमेंट मतलब किसी और के हाथ में नहीं रखना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी रखना और सेफ तरीके से रख लेना। ये हमेशा प्रॉपर्टी होती है ऑडिटर की, ये क्लाइंट कभी मांगे तो क्लाइंट को आप मना कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी होती है खुद की, मतलब किसकी होती है? ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, जो भी एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रॉपर्टी होती है फर्म की, वो चाहे तो खुद अगर कोई मांग रहा है सामने वाला तो मे एट इट डिस्क्रिप्शन, मे चाहे तो एट इट डिस्क्रिप्शन, मे के पोर्शन, उसका कुछ पोर्शन क्लाइंट को दे सकता है, पर प्रोवाइडेड वो जो आप उसको कोई दे रहे हो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट, इट शुड नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क, वो काम जो आपने करा उसकी इफेक्टिवनेस कम ना कर दे। मॉनिटरिंग, लास्ट वाला पॉइंट पड़ा कि उनको मॉनिटर करते रहो, आपने लगा तो दिए, क्या वो सही से चल रहे नहीं चल रहे वो प्रोसेसर, आप मॉनिटर करते रहो। भाई साहब इसकी बैटरी तो ऐसे खत्म होती है ना इस वाले लैपटॉप की मेरे।
हाँ, तो कुल मिला के आपको देखना है कि पॉलिसी प्रोसेस बनाने, आपको पॉलिसी प्रोसेस ये भी बना लो कि टाइम टू टाइम देखते रहो कि आपका जो क्वालिटी कंट्रोल है वो असली में ऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा है इफेक्टिवली, आपको ये भी देख लेना है, ठीक है ना। टाइम टू टाइम कोई सी भी फाइल उठाओ, कोई सी भी ऑडिट या किसी भी तरह की फाइल, उसकी इंस्पेक्शन करने लग जाओ कि ये ऑडिट सही से हुई थी नहीं हुई, ये रिव्यू सही से हुआ नहीं हुआ, ये चेक करने लग जाओ। ऐसे 220 किसकी प्रीमाइज पे बना है? SQC1 की। सो ऐसे 220 इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ SQC1 की। SQC ऐसा मानते हैं कि SQC1 फर्म पे लगेगा तो उस हिसाब से ऐसे 220 लगाए, और कुछ भी नहीं है, तो लगभग बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। बस SQC1 लगता है पूरी एंटायर फर्म पे, ऐसे 220 लगता है एक पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे, अपने ये पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। तो SQC1 क्या होता है? एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है। अपन ने वहां पढ़ा था, वहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है SQC1 में? जो मेन जो पूरा पार्टनर होता है या CEO होता है, मतलब पूरा मेन फर्म का जो रिस्पॉन्सिबल पार्टनर है, जो भी आप अपॉइंट करोगे, वो जो मैनेजिंग पार्टनर है वो, या फिर CEO फर्म का, वो आपको डिपेंड करेगा कि वो आप पे देखेगा कि पूरे फर्म की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर आप एक स्पेसिफिक ऑडिट की बात कर रहे हो, तो जो भी उस ऑडिट का एंगेजमेंट पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। अब ये मैं कंपैरिजन मैंने पहले बता दिया, मेन क्लास में कोई ऐसा है नहीं बताने लगा, ऐसा नहीं बताया नहीं था तो मैंने तुमको कंपेयर करके बता दिया था, ठीक है। कि ऐसे मतलब सेम ही है, ईमेल वाले पॉइंट, सेम ईमेल वाले पॉइंट है, बस यहाँ पे फर्म के हिसाब से थे। जैसे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, पूरी फर्म का देखना था। यहाँ पे क्वालिटी ऑन ऑडिट, यहाँ पे वो वर्डिंग चेंज कर दी, बाकी सब कुछ ईमेल सेम रहेगा, बस एंड की वर्डिंग चेंज कर दी। यहाँ पे फर्म के हिसाब से थे, यहाँ पे ऑडिट के हिसाब से लगाती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेम वो जो अपन ने पढ़ा था ऊपर वाले, वहां पे लिखा था कि फर्म और फर्म के बंदे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से फॉलो करें, वहां पे बस ऑडिट लिख दिया, यहाँ पे ऑडिट लिख दिया। रिपोर्ट जो भी इशू करे वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए सर्कमस्टेंसेस में, बस यहाँ पे ऑडिट वर्ड लगा देगी, ऑडिट की जो रिपोर्ट इशू करो। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है, वहां पे अपन ने पढ़ लिया था CEO वगैरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में बस आपको देखना है कि टीम जो थी अपनी ऑडिट की टीम ने इंगेजमेंट स्टैंडर्ड एंड लो रेगुलेशन फॉलो करके, इंगेजमेंट स्टैंडर्ड लो रेगुलेशन क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करके, टीम ने इंगेजमेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करके, टीम ने इंगेजमेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करके ऑडिट रिपोर्ट इशू करी है, ऑडिट रिपोर्ट इशू करी। तो टीम ने इंगेजमेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करके ऑडिट रिपोर्ट इशू करी है। टीम ने क्या करा? अपनी जो ऑडिट की टीम है उसने इंगेजमेंट स्टैंडर्ड भी फॉलो करे, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी भी फॉलो करी, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट इशू करी। टीम ने क्या करा? अपनी टीम ने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड भी फॉलो करे, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी भी फॉलो करी, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट इशू करी। तो टीम ने ऑडिट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड भी फॉलो करे, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी भी फॉलो करी, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट इशू करी, ठीक है ना। ये याद करने की ट्रिक थी। उसके बाद क्वालिटी की इंपॉर्टेंस क्या होनी चाहिए कि कभी भी आपको कोई डाउट पूछने आए तो उसको डरावा फील नहीं होना चाहिए कि यार ये चिंदी से डाउट पूछूंगा तो मुझे सर डांट देंगे। तो टीम की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रेस कर दे कोई भी कंसर्न विदाउट रिप्रेजल फियर। साथ में आपको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लो रेगुलेशन भी फॉलो करना है, साथ में आपको क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी भी फॉलो करनी है, साथ में आप जो भी रिपोर्ट इशू करें वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए सर्कमस्टेंसेस में। एक फैक्ट दिमाग में डाल के रखो, घुसा देना कि क्वालिटी इज इसेंशियल फॉर ऑडिट एंगेजमेंट, ये चीज दिमाग में घुसा के रख देना। एथिकल रिक्वायरमेंट ऊपर जो पढ़ी थी अपन ने, IPC OP होना चाहिए, इंडिपेंडेंस फॉलो होना चाहिए, सेम वो का वही है, ठीक है। एक्सेप्टेंस इन कंटिन्यूअस वही अपन ने जो ऊपर पढ़ा था SQC1 में, सेम वो का वही है। इंटीग्रिटी चेक करनी है सामने वाले की, अपना कंपिटेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, कि आप जो भी एंगेजमेंट टीम डाल रहे हो ना, रिलायंस की ऑडिट करने डाल रहे हो, तो अच्छे से अच्छे बंदे उस रिलायंस के एक्सपीरियंस बंदे डालो वहां पे, अच्छे से अच्छे बंदे, अप्रोप्रिएट कंपिटेंसी एंड कैपेबिलिटी वाले। मॉनिटरिंग वाला पॉइंट, सर मॉनिटरिंग वाले पॉइंट के अंदर भी कुछ नहीं है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करते रहो, आपके टाइम मॉनिटरिंग करते रहो। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट करके रखना, कुछ चीज डॉक्यूमेंट करके रखनी। डॉक्यूमेंट क्या करके रखना है? बहुत ईजी, आपको बस डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं, आपने एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो कर ली, आपने इंडिपेंडेंस फॉलो कर ली। अगर आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस फॉलो हुई, आप डॉक्यूमेंट करके रखो, मतलब आप ये क्या करो, आप डॉक्यूमेंट करके रखो कि आपकी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट और एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो हो रही थी, इसीलिए आपने ऑडिट को एक्सेप्ट करा। आपको क्या डॉक्यूमेंट करके रखना है? आपको ये डॉक्यूमेंट करके रखना है। कोई आपसे पूछे कि आपने ऑडिट एक्सेप्ट क्यों करी? क्योंकि मेरी एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस दोनों फुलफिल हो रही थी, क्योंकि मेरी एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस दोनों फॉलो हो रही थी, मेरी एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस दोनों फॉलो हो रही थी, इस वजह से मैंने एक्सेप्ट करा। मेरी एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस दोनों फॉलो हो रही थी, इसलिए मैंने ऑडिट एक्सेप्ट करी, इसलिए मैंने ऑडिट एक्सेप्ट करी। कुछ भी इशू हो तो कंसल्ट कर लेना, कुछ भी इशू हो तो कंसल्ट कर लेना, कुछ भी इशू हो तो कंफर्म कर लेना। तो मेरी एथिकल रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस दोनों फॉलो हो रही थी, इसलिए मैंने ये एक्सेप्ट करा। मेरी एथिकल रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस दोनों फॉलो हो रही थी, इसलिए मैंने ये एक्सेप्ट करा। मैंने एथिकल रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस दोनों फॉलो हो रही थी, इसलिए मैंने ये एक्सेप्ट करा। कुछ भी इशू हो तो कंसल्ट कर लेना, कुछ भी इशू हो तो कंसल्ट कर लेना। तो एथिकल रिक्वायरमेंट आपका कोई भी इशू अगर मिला था तो रिजोल्व कैसे करा, इंडिपेंडेंस आपने कैसे कंक्लूजन लिया कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपने कैसे कंक्लूजन लिया कि आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए ये, और आपका क्या फाइनल कंक्लूजन आया कंसल्टेशन की वजह से, ये डॉक्यूमेंट करके रख लो, ठीक है ना। बेसिक चीज है कि आपका एथिकल रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस फॉलो हो रही थी, इसलिए आपने एक्सेप्ट करा। कहीं पे कोई इशू है तो कंसल्ट कर लेना।
इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, वही डायरेक्शन सुपरवाइजर रिव्यू करना है, डायरेक्शन सुपरवाइजर परफॉर्मेंस करना है, रिव्यू करना है। रिव्यू कब करना है? ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के पहले। आप कोई भी काम को रिव्यू कर रहे हो तो ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया, अब क्या रिव्यू कर रहे हो, तो ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले आपको रिव्यू कर लेना, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले आपको रिव्यू कर लेना। साथ में आपको साई, आपको हमेशा देखना है कि मेरे को कंक्लूजन देने के लिए, कोई भी कंक्लूजन देने के लिए, ओपिनियन देने के लिए मिले, मेरे को साई मिल गया नहीं मिल गया, कंसल्टेशन ले लेना जहां पे जरूरत हो। EQCR वाला पॉइंट अपन ने ऊपर भी पढ़ा था, सिग्निफिकेंट मैटर उसको चेक करने पड़ेंगे। तो यहां पे ये है कि इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी EQCR को लेके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंगेजमेंट पार्टनर जो है ना उस ऑडिट का, वो देखेगा कि क्या EQCR अपॉइंट हो चुका है, क्या EQCR अपॉइंट हो चुका है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या EQCR अपॉइंट हो चुका है, क्या मैंने उससे सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस कर लिए, क्या मैंने उससे, क्या वो अपॉइंट हो चुका है, क्या मैंने उससे सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस कर लिए, क्या वो अपॉइंट हो चुका है, क्या मैंने उससे सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस कर लिए, क्या वो अपॉइंट हो चुका है, क्या मैंने उससे सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस कर लिए है क्या। और जब तक ये ना हो तब तक मैं ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करूंगा, मतलब जब तक वो रिव्यू ना कर ले तब तक मैं ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करूंगा। सो नॉट टू डेट द ऑडिट रिपोर्ट अंटिल कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, पहले क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा उसके बाद मैं ऑडिट रिपोर्ट इशू करूंगा। सो नॉट टू डेट ऑडिट रिपोर्ट टिल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज कंप्लीटेड। तो पहले मैं देखूंगा क्या EQCR अपॉइंट हो गया है, क्या EQCR अपॉइंट हो गया है क्या, उससे मैं सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करूंगा, क्या EQCR अपॉइंट हो गया है क्या, उससे मैं सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करूंगा। और जब तक मैं रिव्यू रिपोर्ट इशू नहीं करूंगा जब तक उसका रिव्यू कंप्लीट ना हो जाए। कभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के अंदर तो फर्म के पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉलो कर लेना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाला पॉइंट। कंपनी के ऊपर छापा पड़ा है, मतलब जिस कंपनी ऑडिट कर रहे थे नेशनल इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का, तो मतलब उसकी इंटीग्रिटी अच्छी नहीं है। वो ये कभी इसको समझाने तो नहीं जाऊंगा, पर मतलब मेन में पढ़ा होता ना कि कंपनी ने बस कारो रिपोर्ट के अंदर लिख दिया ऑडिटर ने कि ये जनरली रेगुलर स्टैट्यूटरी ड्यूज है ना वो जनरली टाइम पे करी। जनरली क्या होता है, एग्जैक्ट बता टाइम पे फॉलो कर रही नहीं कर रही है। तो अपन यहाँ पे पढ़ा था ना कि ऑडिटर को क्या फॉलो करना पड़ता है, ऑडिटर को फॉलो करना पड़ता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड लॉ एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अरे यार तुम लोग सर कहाँ पढ़ा था, ऊपर ही ऊपर वाली लाइन पढ़ी थी अपन ने, कहा गया ये देखो, ऑडिट शुड कंप्लाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड लॉ एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो कारो 2020 एक लॉ एंड रेगुलेशन है, वो फॉलो नहीं करा आपने यहाँ पे। ये बोल रहा है कि क्योंकि मेरे को कहीं दिक्कत आई थी तो मैंने ICAI से ओपिनियन ले ली, तो ICAI से ओपिनियन ले ली तो अब EQCR रखने की जरूरत नहीं है। पागल है कैसा, किसने बोला EQCR नहीं रखना। फिर यहाँ पे ये पॉइंट है कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट आपने पहले ही इशू कर दी और EQCR का रिव्यू कंप्लीट हुआ था 15 मई को, आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी 12 मई को, नहीं चलेगा। इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी EQCR अपॉइंट हो जाए, सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस कर ले और नॉट टू डेट ऑडिट रिपोर्ट टिल इशू टिल EQCR इज कंप्लीटेड, मतलब रिव्यू इज कंप्लीटेड। इंडिपेंडेंस के वाला पॉइंट अपन कर चुके हैं। डन सर, ये चैप्टर भी हो गया अपना रिव्यू। ठीक है, फास्ट है मेरा तो फिर भी आई होप याद भी कराया समझाया भी, पर हमको और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने आपको बोला भाई ओनली 48 आवर्स में तुम जान लोगे क्या इसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन 100% गारंटीड बोल रहा हूं मैं तुमको, सब कुछ कवर है, सब कुछ इंक्लूडेड है। याद भी कराया, अंडरस्टैंडिंग भी लिए, रट्टाफिकेशन भी लिया, सब कुछ लिया, प्यार से कराया है, मतलब सही से कराया अपन ने। ठीक है ना, फ्री फास्टैग पे आपको मैक्सिमम यूट्यूब पे मिल जाएंगे चैप्टर। कुछ के लिए मतलब प्लेलिस्ट है आप देखना, कुछ के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जो भी आपके सितंबर वाला अटेम्प्ट है या जो भी जैन, मतलब जैन और जैम तक मैक्सिमम अब ये मैं कम रेट में दूंगा, मतलब एडमिन कॉस्ट भी मुझे लग रहा है मेरी रिकमेंड नहीं हो रही है इससे, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, स्टाफ फीस फलाना टिकना, फिर भी चलो ठीक है एनजीओ चला रहा हूँ, शायद बाद में बढ़ा दूँ पता नहीं, अभी तुम्हारे लिए यही रहेगा। ठीक है, लेना हो ले लो, ये बुक तुमको दिखी गई, लेनी हो 280 पेजेस की ओनली, सब कुछ इसके अंदर कवर है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देख ही लिए होंगे तुमने। ठीक है, प्यार से कवर है सब कुछ। ठीक है, इससे तुमको रिवीजन भी मिल रहा है, मैराथन वाला वो भी मिला हुआ है। लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेस लिंक दे दूंगा, और बाकी मैं बहुत से फ्री नोट्स टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ, टेलीग्राम चैनल याद से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल नीचे में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो बाकी, और बेशर्मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पत्थर दिल लोगो, इतनी मेहनत करने की बात नहीं कर रहे हो, बदतमीज लोगो। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।